मैंने अपनी लाइफ की सबसे पहली एनिमे सीरीज देखी डीमन स्लेयर, क्योंकि ऐसे कामों का शुरुआत एकदम धांसू होना चाहिए, एकदम गॉड लेवल। और ऐसे कामों के लिए डीमन स्लेयर से बेस्ट क्या ही हो सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब तुम रियल लाइफ एक्शन देखते आ रहे हो और सडनली फॉर सम रीज़न तुम एनिमे को एक चांस देते हो, तो वो पूरा डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। और टू बी ऑनेस्ट, अगर ये सीरीज़ ख़राब होती ना तो मैं आगे एनिमे को फॉलो करता ही नहीं। लेकिन डीमन स्लेयर एक अच्छी सीरीज़ निकली, जिसकी शुरुआत में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन ये सीरीज़ ख़त्म होते होते मज़ा आने लगता है, जिसके अंदर हम लोग तानजीरो कमाडो की डीमन स्लेयर बनने तक की सफ़र देखते हैं। और जिनको नहीं पता डीमन स्लेयर क्या है, क्यों है और कहाँ है, तो डीमन स्लेयर एक वॉरियर होते हैं जो डीमंस को मारते हैं, क्योंकि डीमंस को मारना उनका एक धर्म है। लेकिन डीमन स्लेयर बनना आसान नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें डीमन स्लेयर बनना है तब तुम्हें बहुत ज़्यादा हाई ट्रेनिंग करनी होती है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद तुम्हें एक बोल्डर को 2 पीसेस में कट करना होता है, और वो भी कटाना की मदद से। और उसके बाद तुम फाइनल सिलेक्शन में जा सकते हो, जहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 या 6 लोग बचते हैं, और वही 5-6 लोग डीमन स्लेयर बनते हैं। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती है, क्योंकि तानजीरो कमाडो जब 12-13 साल का था तभी उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ जाती है बिकॉज ऑफ हिज फादर्स डेथ। और जब वो एक दिन काम करके घर लौट रहा होता है तब उसे पता चलता है कि डीमंस ने उसकी पूरे फैमिली को मार दिया है, एंड उसकी एक बहन बची हुई है जो कि एक डीमन बन चुकी है। और यहाँ पे तानजीरो कमाडो को एक रीज़न मिलता है डीमन स्लेयर बनने का, क्योंकि वो अपनी बहन को बचाना चाहता है बाकी डीमन स्लेयर से। तो जब ऐसी सीरीज़ में जो कि सिर्फ एक्शन के लिए बनी है, उसमें इतनी अच्छी स्टोरी हो तो उस सीरीज़ में चांद लग जाते हैं। और फिर इस पूरे सीरीज़ में तानजीरो कमाडो और उसकी बहन नेजुका की जिस लेवल की बॉन्डिंग दिखाई है, वो इस सीरीज़ को एक अलग ही लेवल पे पुश आउट करती है। और बीच बीच में ऐसे एपिसोड्स आते हैं जो तुम्हें इमोशनली बहुत ज़्यादा हिट करते हैं। और फिर हर डीमंस को एक बैकग्राउंड स्टोरी दे देना, जो कि एक गुड डिसीजन था, लेकिन हर बार वो रिलेटिव फील नहीं होता है। बट इस पूरे सीजन का सबसे बेस्ट फाइट ले लो, CGI ले लो या स्टोरी ले लो, वो हम लोग को 17, 18, 19, 20 एंड 21 एपिसोड्स में देखने को मिलता है, वो भी एकदम बवाल लेवल पे। और ये पूरे सीजन में ऐसे ऐसे सिचुएशंस देखने को मिलते हैं जिसे देखते समय ऐसा फील होता है कि नाउ इट्स टाइम फॉर डीमंस विन, बट उसके अगले ही सेकंड पूरा सीन ही चेंज हो जाता है। और अगर कोई सीन तुम देख रहे हो जिसके अंदर तुम 100% हाइप हो चुके हो और सिर्फ तुम्हें गूज़बम्प आ रहा है, तब उसके पीछे का सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो रीज़न है बैकग्राउंड म्यूज़िक। भाई इतना अल्टीमेट एनर्जेटिक म्यूज़िक कब से बनने लग गए, लिटरली तुम फील करते हो उस म्यूज़िक को। और अगर कोई सीन इमोशनल है या वार्मिंग है या फ़नी है या फाइट के ऊपर है, तो उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक उस सीन को एकदम क्लासिक वाइब देता है। और वो लिस्ट है ना लेजेंडरी वाली बैकग्राउंड म्यूज़िक का, जिसमें हैरी पॉटर, गेम ऑफ थ्रोन्स, एवेंजर्स, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियंस एंड मनी हाइस्ट जैसे क्लासिकल मूवीज़ और सीरीज़ आते हैं, उसी लिस्ट में डीमन स्लेयर का बैकग्राउंड म्यूज़िक भी एक प्लेस डिजर्व करता है। बस इस पूरे सीजन में मेरे कुछ ही कंप्लेन है, जैसे कि हर डीमंस को उसका एक बैकग्राउंड स्टोरी दे देना जिसकी वजह से तुम इमोशनल हो जाओ, ये हर बार काम नहीं करता है। या फिर जेनित्सु और इनोसुके को एक्सरेट कर देना, या फिर आखिर के कुछ एपिसोड्स को लंबा खींच देना, बस यही कुछ प्रॉब्लम्स है। बाकी तो ये सीरीज़ बवाल है। और हाँ, मैंने डीमन स्लेयर जापानीज़ लैंग्वेज में देखा है, जो कि ओरिजिनल है, तो वो मेरे हिसाब से बेस्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि उनका वॉइस ओवर रियलिस्टिक फील होता है। तुम डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते हो वॉइस ओवर एंड इस सीरीज़ के कैरेक्टर के बीच में। तो हाँ, मेरी एनीमे जर्नी की शुरुआत एकदम धांसू रही है। और अभी आने वाले समय में मैं डीमन स्लेयर के बाकी सीजन्स का भी रिव्यू करने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब फॉर इट। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए रतन जी का टाटा और मेरा बाय बाय। बाय।